हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर स्मृति किरण साइमंस, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़। और आज का विषय है जेंडर, स्कूल और सोसाइटी। आज इस विषय के अंतर्गत हम फेमिनिज़म के बारे में अध्ययन करेंगे, जानेंगे कि फेमिनिज़म क्या है, इसकी परिभाषा तथा फेमिनिज़म क्या नहीं है। तो इन्हीं सारी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। नारीवाद के बारे में सभी ने सुना होगा, मगर यह है क्या? इसके दर्शन और सिद्धांत के बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम। इसे पूरी तरह जाने और समझे बिना नारीवाद पर कोई भी बहस या विमर्श बेमानी है। दरअसल नारीवाद एक ऐसा दर्शन है जिसका उद्देश्य है, पहला, समाज में महिलाओं की विशेष स्थिति के कारणों का पता लगाना और दूसरा, उनकी बेहतरी के लिए वैकल्पिक समाधान प्रस्तुत करना। नारीवाद ही बता सकता है कि किस समाज में नारी सशक्तिकरण के लिए कौन कौन सी रणनीति अपनाई जानी चाहिए। महिलाएं किसी भी मामले में पुरुष से कम नहीं हैं, इसके बावजूद उन्हें अवसरों से वंचित कर दिया जाता है। नारीवाद ऐसी तमाम परिस्थितियों के विषय में बताता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है। आरंभ से लेकर अंत तक स्त्री का जीवन पुरुष पर निर्भर रहता है। बाल्यावस्था में वह पिता के संरक्षण से, तत्पश्चात भाई के संरक्षण में, विवाह के पश्चात पति के संरक्षण में और वृद्धावस्था से पुत्रों के संरक्षण में जीवन व्यतीत करती है। एक स्त्री की अपनी कोई अलग पहचान नहीं होती है। वह आज भी किसी की पुत्री, किसी की बहन, किसी की पत्नी या माँ के नाम से जानी जाती है। आज भी एक स्त्री अपनी अस्मिता के लिए जूझ रही है। पहचान बनाने के लिए उसे खुद अपनी मंजिल ढूंढनी पड़ती है, जो आसान कार्य नहीं है। आज भी हम देखते हैं कि भारतीय समाज में आरंभ से ही लड़के व लड़कियों में फ़र्क किया जाता है। लड़के के जन्म पर अधिक खुशियां मनाई जाती हैं। पुत्री होने के पश्चात भी पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न किए जाते हैं। परिवार में लड़की एवं लड़के के पालन पोषण में भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। परिवार में बालकों को बालिकाओं की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है। बालिकाएं ये देखते हुए बड़ी होती हैं कि हमारे घरों, रीति रिवाजों, त्योहारों आदि में अति महत्वपूर्ण पुरुष ही होते हैं। इस भेदभावपूर्ण व्यवहार के कारण बालिकाओं के सर्वांगीण विकास में बाधाएं पहुंचती हैं। पुरुष प्रधान समाज होने से स्त्रियां अपने निर्णय स्वयं नहीं ले पाती और आज भी हम देखते हैं कि 21वीं सदी में स्त्रियां अपने निर्णय नहीं ले पाती। स्त्रियों में बचपन से ही असुरक्षा एवं हीन भावना का विकास हो जाता है। शिक्षा के अभाव व भेदभाव के कारण हीनता की भावना उनके स्वभाव का स्थायी लक्षण बन जाता है। अतः वर्तमान में आवश्यकता है कि लिंग भेद को समाप्त कर स्त्रियों के अंदर स्वयं निर्णय लेने की क्षमता एवं अपने अधिकारों के प्रति सजगता की भावना का विकास किया जाए। यह कार्य शिक्षा में व्याप्त असमानता को दूर कर तथा परिवार व समाज द्वारा सकारात्मक सोच रखते हुए किया जाना चाहिए। अब हम देखते हैं कि नारीवाद या फेमिनिज्म इस विषय पर क्या कहता है।
तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि फेमिनिज्म अर्थात नारीवाद की परिभाषा क्या है। नारीवाद कहती है पुरुषों और महिलाओं में सामाजिक समानता। इस आंदोलन का उद्देश्य है समाज में आदमी और औरत को समान अधिकार, मौके और ओहदा देना। यहाँ पर हम देखते हैं कि नारीवादी शब्द के पीछे क्या कारण है या सिर्फ हमने नारीवाद शब्द का उपयोग क्यों किया है। कारण यह है कि सामाजिक समानता की ज़्यादा आवश्यकता आज भी औरतों को थी और आज भी है। आज भी औरतों का स्तर आदमियों से नीचा समझा जाता है। आज भी लड़कियों को पराया धन और परिवार पर बोझ समझा जाता है। दहेज की प्रथा आज भी लड़की वालों को परेशान करती है। आज भी ज़्यादातर माँ बाप परिवार में बेटे होने की अपेक्षा से या तो बच्चे पैदा करते जाते हैं या कन्या भ्रूण हत्या जैसे कुकर्मों में शामिल हो जाते हैं। आज भी पढ़ी लिखी नौकरी पेशा लड़की से शादी के बाद यह उम्मीद होती है कि वह घर बैठे बच्चे पैदा करे और उनका पालन पोषण करे। परंतु यह आंदोलन केवल महिलाओं के हित में ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि पुरुषवाद जो है या जो पुरुष के हितों में कुछ भी नहीं कहा जाता या किया जाता है। नारीवाद का जहाँ यह मानना है कि औरतों की भूमिका घर और बच्चे से परे है, वहीं नारीवाद यह भी कहता है पुरुष होने का अर्थ केवल बलवान, कठोर, घर के लिए काम करने वाला नहीं है। बलात्कार या घरेलू हिंसा का शिकार सिर्फ औरत ही नहीं हो सकता, पुरुष भी हो सकता है और हमारे कानून को यह पहचानने और मानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम देखते हैं कि फेमिनिज़्म क्या है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फेमिनिज़्म ने हमें बहुत प्रकार के अधिकारों को समझाया है। पहला है जन्म लेने का समान अधिकार। हमारे देश में लड़कियां पैदा होने के पहले ही मार दी जाती हैं। महिलाओं को बेटियां पैदा करने के कारण प्रताड़ित किया जाता है। सभी बच्चों को जन्म का समान अधिकार होना चाहिए। दूसरा अधिकार है हर बच्चे को खेलने, पढ़ने और स्वस्थ परिवेश प्राप्त करने का समान अधिकार। किसी भी परिवर्तन की शुरुआत अपने घर से होती है। लड़के लड़कियों दोनों को एक जैसा परिवेश दीजिए। लड़के और लड़कियों को अपनी संपत्ति और परिवेश का समान रूप से उपभोग करने दीजिए। दोनों को घर और बाहर की जिम्मेदारियां लेना सिखाइए। तीसरी बात, व्यावसायिक जीवन में समानता। हर किसी को अपनी शिक्षा और अनुभव के अनुसार समान वेतन और आगे बढ़ने के अवसर का अधिकार मिलना चाहिए। किसी को उनके लिंग के बजाय उनकी कार्यकुशलता के आधार पर परखिए। चौथी बात हम देखते हैं जीवन के फैसले लेने का मूलभूत अधिकार। विवाह करने या नहीं करने का अधिकार, अपने सुयोग्य जीवन साथी का चुनाव करने का अधिकार, परिवार नियोजन का अधिकार, वैवाहिक जीवन सुखी ना होने पर सम्मान के साथ अलग होने का अधिकार, किसी विधवा या विधुर को पुनः विवाह का समान अधिकार। और पांचवा अधिकार है सुरक्षा और न्याय का अधिकार। अब हम देखते हैं पांचवा अधिकार, सुरक्षा और न्याय का समान अधिकार।
बिना किसी लैंगिक भेदभाव के कानूनी सहायता मिलना, दहेज और बलात्कार जैसे आरोपों की निष्पक्ष जांच करवाने की स्वतंत्रता। मेरे नज़रिए से सिर्फ इतना ही हो जाए तो एक प्रगतिशील देश का निर्माण शुरू हो सकता है। अब हम देखते हैं कि फेमिनिज़्म क्या नहीं है। बहुत से लोगों का सोचना है कि आधुनिक या छोटे कपड़े पहनने का अधिकार फेमिनिज़्म है। मुझे लगता है एक पढ़ा लिखा सभ्य समझदार व्यक्ति अपना पहनावा अवसर, परिवेश और मौसम देखकर निश्चित करता है। कम कपड़े पहन लेने से किसी प्रकार का सशक्तिकरण नहीं होता और किसी के कपड़े उसके चरित्र का प्रमाण पत्र नहीं होते। ये जागरूकता रखना भी महत्वपूर्ण है। यह व्यवहारिक बुद्धि है। अब हम दूसरा देखते हैं, परंपराओं का विरोध करने का अधिकार। सिंदूर लगाना, पूजा पाठ करना, मंगलसूत्र पहनना, करवा चौथ, तीज जैसे व्रत करना या नहीं करना आपका व्यक्तिगत निर्णय है। आपको ये निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। यदि आपको लगता है कि कोई रीति रिवाज गलत है तो आवाज़ उठाइए। वहीं यदि कोई स्वेच्छा से इन रीति रिवाजों का पालन करना चाहता है तो उसे पिछड़ा मत घोषित कीजिए। कोई अपनी ज़िंदगी कैसे जिए ये बताना आपका अधिकार नहीं है। तीसरी बात हम देखते हैं, घर के काम करना या नहीं करना। मेरे हिसाब से यह है कि हर किसी को घर के काम करने आने चाहिए, फिर चाहे वह लड़का हो या लड़की। ये आत्मनिर्भर जीवन जीने का कौशल है। जैसे आप बचपन में साइकिल चलाना सीखते हैं, वैसे ही आटा गूंथना भी सीखिए। जैसे कपड़े खरीदना सीखते हैं, वैसे ही गैस का कनेक्शन और बिजली का बिल पटाना सीखिए। अब हम चौथी बात देखते हैं, शराब, सिगरेट, ड्रग्स जैसे एडिक्शन करने का अधिकार। ये एडिक्शन हानिकारक होते हैं और पूरी तरह लैंगिक समानता का व्यवहार करते हैं। लड़का हो या लड़की, फेफड़े सबके खराब होते हैं, लीवर सबका सड़ सकता है। एक भ्रष्ट जीवन शैली कभी किसी के जीवन पर सकारात्मक असर नहीं लाती। मर्जी है आपकी, शरीर है आपका, लेकिन बुरी आदतों की पैरवी को नारीवाद का तमगा मत दीजिए। पांचवी बात हम देखते हैं कि विवाह के बाद संबंधों और व्यभिचार का अधिकार। विवाह की पवित्रता बनाए रखना एक वैवाहिक दंपति विशेष पर निर्भर करता है। विवाहित होने के बावजूद अवैध संबंध बनाना महिला या पुरुष सशक्तिकरण या स्वतंत्रता का सूचक नहीं है।